ऋषु रंजन सिन्हा और उर्फ ऋषु श्री बिहार में सबसे बड़ा लाइजनर इस आदमी को बताया जा रहा है। आज बिहार पुलिस की जो विशेष निगरानी इकाई है उसने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा बताया जा रहा है पहले दर्ज हुआ है, मगर चर्चा अब इस खबर की हो रही है। तो ये ऋषु श्री कौन है, आखिर सचिवालय में जो बताया जा रहा है कि इनकी बहुत चलती है, तो क्यों चलती है, इनको सबसे बड़ा लाइजनर क्यों बोला जाता है, पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा बीजेपी के स्थानीय नेता चिराग पासवान पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा मॉक ड्रिल पूरे देश में हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जो फिलहाल तनाव है पहलगाम के बाद से, उसको लेकर तैयारियों के मद्देनजर मॉक ड्रिल होनी है, बिहार में भी होगी। तो डीजीपी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। नमस्कार पंकज जी, सबसे पहले तो ऋषु श्री के बारे में बताइए भाई, ये कौन है ऋषु रंजन सिन्हा? जो मुकदमा दर्ज हुआ है, घूसखोरी का मामला लंबे समय से चल रहा है, उसमें इनका क्या रोल है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, ये समझाइए थोड़ा। देखिए, एक्चुअली ऋषु श्री बहुत बड़े लाइजनर थे और बिहार के पावर कॉरिडोर में इनकी चर्चा बहुत सालों से होती थी। आपको बता दें कि बिहार में ये दलाली के काम में, लाइजनिंग में, ये 2004 से जुड़ गए थे। और उसके बाद कहा यह जाता है कि किस मिनिस्ट्री का टेंडर बाहर निकलना है, उसके इनपुट्स को, वैल्यूएबल इनपुट्स को ये जान जाते थे, और फिर जिसको टेंडर दिलाना होता था उसके हिसाब से टेंडर में चीजें इनकॉर्पोरेट कराते थे। तो दिखाई ये पड़ता था कि लीगल तरीके से टेंडर इसको मिला है, लेकिन वो पहले ही अपनी उस कंपनी के फेवर की जो चीजें होती थी उसके हिसाब से टेंडर के सारे नियम और कायदे बनाए जाते थे। और इसीलिए जब ईडी को तमाम सारी बातें पता चली और उसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट को भी ये सारी बातें चली, तो जिस तरीके से ऋषु श्री सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच लेन देन में बिचौलिए का काम करते थे, वो अब धीरे धीरे परत दर परत बाहर आने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि इनके रिश्ते क्या सिर्फ संजीव हंस से थे? संजीव हंस वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। सवाल ये उठता है कि संजीव हंस ठीक है, फिलहाल जेल में है, ईडी की कार्रवाई हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके रिश्ते दर्जन भर अधिकारियों से थे। और दर्जन भर अधिकारियों से रिश्ते होने की बात को लेकर के अंदेशा ईडी ने जताया है, और ईडी ने बिहार सरकार के गृह विभाग को पत्र लिख करके ये सारी बातों की जानकारी दी है। ऋषु श्री की भूमिका और सरकारी अधिकारियों से उसके संबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी ईडी ने गृह विभाग को दिया है। और उसके बाद ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि ऋषु श्री जिस तरीके से बड़े अधिकारियों से करीबी रिश्ते रखते थे, और ज्यादातर वो अधिकारी बिहार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इसलिए इस बात को समझिए कि जो महत्वपूर्ण पदों पर है, निश्चित तौर पर उनमें खलबली है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार क्या ऐसा करा रही है, क्योंकि पावर कॉरिडोर में आप बात करेंगे तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या नीतीश पर शिकंजा कसने के लिए उनके अधिकारियों को शिकंजे में लिया जा रहा है, नीतीश इधर उधर नहीं जाए इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इस तरह की भी बात कई आरजेडी के नेता के कहते हैं कि अरे भाई, ये सारे अधिकारी नीतीश के बड़े खास अधिकारी, अगर ये फंसते हैं तो नीतीश कुमार पे बड़ी उंगली उठेगी। और बीजेपी ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि नीतीश ज्यादा संख्या में सीटें मांग रहे हैं। तरह तरह के ये आरोप, ये कयासबाजी। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल मतलब क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात सच है कि ईडी ने गृह विभाग को लिखा है कि ऋषु श्री के कई अधिकारियों से संबंध रहे हैं, और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि ऋषु के कारनामों की पूरी जानकारी मिलने के बाद भी बिहार सरकार और खास तौर पर कुछ अफसर मामले को टाल रहे। अब ये कौन से अफसर मामले को टाल रहे थे, क्यों ऋषु श्री को बचा रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार के गृह विभाग ने इस मामले को लेकर महाधिवक्ता कार्यालय से सलाह मांगी।
भाई आप एएसजी होते हैं ना, हर स्टेट के होते हैं, तो सवाल उठता है कि महाधिवक्ता से कार्यालय से सलाह मांगी, इसके बाद महाधिवक्ता कार्यालय ने एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार होने की सलाह दी, और तब जाकर कहीं एसबीयू ने संजीव हंस और ऋषु रंजन के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब सवाल ये है कि पावर सिंडिकेट पर राज करने वाला ये ऋषु कौन है, जिसका रुतबा इतना बड़ा है? अधिकारी इसके ऊपर एफआईआर ना हो, इसलिए इसको लेकर के गो अहेड नहीं दे रहे थे, क्योंकि ईडी को गृह विभाग से परमिशन लेना पड़ता है ना। तो बताया यह जाता है कि दर्जन भर अधिकारी जो कि नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, उनके बड़े खास थे ऋषु श्री, और सचिवालय में बड़ी चर्चा इनकी रही है, और ये हमेशा वो अधिकारी हमेशा महत्वपूर्ण विभागों में रहे, और वहां ऋषु श्री का रुतबा बड़े साहब जैसा था। तो बड़े बड़े मंत्रालय में जाना, बड़े बड़े आईएएस से इनका संबंध, उन विभागों के सभी ठेकेदार, ट्रांसफर पोस्टिंग वाले लोग ऋषु श्री से ही संपर्क में रहते थे। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर ठेका निर्माण सेक्टर में चलता है। आईएएस लॉबी के साथ विभिन्न सरकारी महकमों में भी उसकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। अब जब आप पावर सिंडिकेट में गहरी पैठ रखते हैं, तो अपने कौन से ऑफिसर को कहां पे डेप्यूट कराना है, फिर उनसे क्या काम लेना है, डेप्यूट कराने के लिए कौन से ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी, आईएएस ऑफिसर की, तो इन सब के बीच लॉबिंग ऋषु श्री जबरदस्त करते थे। और उसके बाद एक और नाम बहुत तेजी से आ रहा है, वो आ रहा है कि भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारणी दास समेत कई अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। तो ईडी ने तारणी दास के घर पर छापेमारी की, कहा जा रहा है 8 करोड़ रुपए नगद मिले। तो भाई तारणी दास और ऋषु श्री का क्या कनेक्शन है, ये भी बात सामने आ रही है। तो पावर जोन में ऋषु श्री का जिस तरीके से गहरा पैठ था, और उसमें दर्जन भर अधिकारी सामने आ रहे हैं, ऋषु श्री पर ईडी का शिकंजा कसने का मतलब है कि क्या ईडी का शिकंजा उन अधिकारियों तक भी पहुंचेगा जो नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं, जो पावरफुल मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट ओहदे पर हैं, क्या उन तक भी जांच की आंच पहुंचेगी? ये बड़ा सवाल है। इसलिए बिहार में बहुत चर्चित विषय है ये, आईएएस ऑफिसरों के बीच में बड़ा चर्चित विषय है ये, ब्यूरोक्रेसी में लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं इसकी। तो सवाल यह है कि ऋषु श्री जब शिकंजे में आएगा तो अन्य लोगों का आना भी बड़ा ही स्वाभाविक है। क्या होने जा रहा है आगे, वो पल पल का अपडेट हम अपने ऑडियंस को बताते रहेंगे, लेकिन ऋषु श्री की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी है, और इस गिरफ्तारी के जरिए बड़े बड़े अफसरों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, तो बड़े बड़े तमाम अफसर फिलहाल तो टेंशन में होंगे कि गिरफ्तारी ऋषु श्री की हो गई, जिसको सबसे बड़ा दलाल लाइजनर बोला जा रहा है बिहार में, और आगे क्या होता है इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। अब थोड़ा पॉलिटिक्स पे लौटते हैं। बीजेपी के स्थानीय नेता जो है बता रहे चिराग पासवान भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, चिराग पासवान पर भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके का दबाव बना रहे हैं, लगातार बिहार में इंटरेस्ट जता रहे हैं, उससे स्थानीय नेता को लगता है कि चिराग पासवान चुनाव से पहले किसी तरह की पटकनी दे सकते हैं। अच्छा, स्थानीय नेताओं से आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि केंद्रीय नेताओं को ऐसा नहीं लगता है। उनको लगता है कि चिराग क्यों मंत्री पद छोड़ करके जाएंगे, चिराग को बिहार में जाने का फायदा क्या होगा। लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, जो चिराग की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनमें ये भरोसा, उनमें ये विश्वास है कि चिराग ऐन वक्त पर पटकनी दे सकते हैं। अब सोचिए पटकनी देने की वजह क्या हो सकती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एक बड़े नेता, उनकी पार्टी के एक बड़े नेता की मीटिंग चिराग के 2 एमपी से हुई, और दोनों एमपी ने उस बड़े नेता से कहा कि हम लोग को एक मीटिंग करना चाहिए, बिहार में सीटों का बंटवारा कैसे होगा उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए जी। तो वो बड़े नेता अचानक एयरपोर्ट पे कहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर, कि अरे आप हमसे क्यों बात करेंगे, आप बीजेपी के एलाइज हैं, आप बीजेपी से बात करिए, आप हमसे बात करना क्यों चाहते हैं।
और उसके बाद से ही कहा जाता है कि उन दो एमपीज ने जब ये बात चिराग पासवान को बताई तो चिराग पासवान का दिमाग फिर से घूमने लगा। चिराग पासवान के दिमाग में ये बात आने लगी कि कहीं पिछले बार की तरह 2020 की तरह हमारे साथ ऐसा व्यवहार तो होगा नहीं। इसलिए चिराग पासवान उसके बाद से उनके स्वर बदल गए, उनके सुर बदल गए, वो बिहार में दिलचस्पी दिखाने लगे और फिर वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने लगे और साथ ही साथ कहने लगे कि वो अपने पिता से उलट राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए बिहार में उनका इंटरेस्ट बरकरार है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब चिराग पासवान इस तरह की बात करते हैं और फर्ज करिए कि जेडीयू कहती है 120 से कम में नहीं लड़ेंगे, जेडीयू बहुत ज़्यादा तो जीतन राम मांझी को एकोमोडेट कर ले, उसके अलावा बाकी अन्य दलों को एकोमोडेट करने के लिए बीजेपी को आगे आना पड़ेगा। अब 123 सीटों में अगर बीजेपी एकोमोडेट करती है तो किस को करेगी? तो एक तो एलजेपीआर को करना पड़ेगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को करना पड़ेगा। अब एलजेपीआर क्या 25 सीट पर मान जाएगी, 30 सीट पर मान जाएगी? राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कितनी सीटें चाहिए? फिर बीजेपी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? अगर बीजेपी मान लीजिए एलजेपीआर को 30 सीट देती है, 10 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 8 सीट भी देती है, तो 123 में 38 घटाइए तो कितना बचता है? 90 से भी कम सीट बचता है, 85 सीटें बचता है। अब क्या 85 सीट पर बीजेपी लड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और जब बीजेपी 30 से 25 करती है तो क्या वो तैयार हो जाएंगे चिराग? ये भी बड़ा सवाल है। क्या चिराग जेडीयू की तुलना में इतने कम सीट पर चुनाव लड़ने की सोचेंगे? ये भी सवाल है। क्या चिराग के पास कोई और भी विकल्प है? क्या वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं? क्या चिराग प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? क्या चिराग पीके और कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं? ऐसी बहुत तरह के संभावनाओं का जिक्र हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां के लोकल लीडरशिप को लगता है कि चिराग जिस तरह की बात कर रहे हैं कहीं एनडीए के लिए वो झटका ना हो। और आपको याद होगा कि 2020 में चिराग जब जेडीयू के विरोध में मैदान में उतर गए थे तो किसी तरीके से एनडीए सरकार बना पाई थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चिराग के रवैये को लेकर के वहां के लोकल लीडरशिप में एक तरीके का स्केप्टिसिज्म है कि चिराग सशंकित हैं वो लोग कि चिराग कैसे बिहेव करेंगे, क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या अलग राजनीति भी कर सकते। बिल्कुल, वजह तो आपने कई सारी गिना दी हैं और जो आपने दिल्ली एयरपोर्ट में हुई बातचीत की थ्योरी बताई है और मुझे लगता है ना सिर्फ बीजेपी के जो लोकल नेता हैं बल्कि बिहार में तमाम लोग हैं उनके मन में भी शंका खड़ी कर देंगे कि आखिर चिराग पासवान क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या फैसला लेने वाले हैं। और मुझे लगता है ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब सीटों को बंटवारा हो जाएगा, जब उसके लिए बातचीत शुरू होगी चुनाव के ठीक पहले। देखेंगे क्या होता है। अब बिहार में भी मॉकड्रिल होनी है तमाम राज्यों के साथ, तो डीजीपी ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसको लेकर पंकज जी ज़्यादा जानकारी देंगे। पंकज जी, क्या डीजीपी ने निर्देश दिए हैं? क्योंकि मॉक ड्रिल तो कई राज्यों में हो रही, बिहार में कुछ अलग हो रहा है। देखिए, मॉक ड्रिल हो रहा है लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीत रहा है तैयारियां एडवांस लेवल पर जा रही हैं। अब आप देखेंगे, अब बात ये हो रही है कि जब सायरन बजेगा तो उसके इंडिकेशंस को कैसे समझना है। 1971 के बाद कोई वॉर तो हुआ नहीं है, लेकिन अब तैयारियां जिस तरह की हो रही हैं उसको लेकर के अलग अलग राज्यों की पुलिस सजग हो रही है। बिहार भी उनमें से एक है। बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। बिहार पुलिस को यह सूचना है कि आईएसआई किसी भी तरह के गतिविधियों को अंजाम दे सकती है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए बिहार में एंट्री पा सकती है और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वहां पर क्षति पहुंचा सकती है। इसीलिए बिहार पुलिस ने अपने तमाम जिले के एसएसपीज को, डीआईजीज को ये निर्देश दिया है कि आप किस तरीके से चौकन्ना रहिए। जो इंडस्ट्रीज है वहां पर सीआईएसएफ कैसे चौकन्ना रहे, जो बस स्टैंड है वहां पर आप लोगों को देखिए, होटल्स हैं वहां पे कौन लोग आकर के रह रहे हैं, रेलवे स्टेशंस है वहां पर कौन लोग आकर के रहे हैं, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखिए, उनका आई कार्ड चेक करिए, उनका आधार कार्ड चेक करिए, उनकी गतिविधियों पर नजर रखिए, क्योंकि इस समय तमाम संभावनाएं हैं कि मंदिर हो,
या मस्जिद हो, रेलवे स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, या फिर उस होटल तरह हो, की अस्पताल जगह, हो, होटल्स हो, भीड़-भाड़ वाली अस्पताल जगह हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर किसी भी तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। इसलिए उस तरह के लोग जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लंबे समय से लड़ रहे हैं, और अब चूंकि फुल फ्लेजेड वॉर की संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है, तो ऐसे समय में कुछ इस तरह के अराजक तत्व, टेररिस्ट, उनके स्लीपर सेल्स किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। और जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, तो उनके पास ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जरिए कई सारे लोग अंदर आ सकते हैं और बिहार की स्थिति को बिहार में अराजक तत्व अंदर आते हैं तो बिहार की स्थिति को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए बिहार के जो डीजीपी हैं, एडीजी हेडक्वार्टर हैं, उन लोगों ने तमाम जो जिले के एसपी हैं, कप्तान हैं, या जहां पे डीआईजीज हैं, उनको ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आप सजग रहिए, जहां पे भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत क्यों है, और अगर आप वहां पर अलर्ट नहीं होंगे तो उससे बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उनको अलर्ट किया गया है, उनको बताया गया है बस स्टैंड पे चौकन्ना रहना है। होटल मालिकों को कहा गया है कि जो लोग आपके यहाँ रहने आते हैं उनके गतिविधियों पर नज़र रखिए, उनका आधार कार्ड चेक करिए, उनके पास वो क्या करते हैं, कहीं अगर विदेशी रह रहे हैं तो उनके बारे में सूचना फौरन आसपास के पुलिस को दीजिए अगर कोई भी किसी की भी गतिविधि सस्पिशियस नजर आती है तो। और निश्चित तौर पर वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, ये बात सच है। 26 लोगों की मौत हुई, शहीद हुए 26 लोग, और उसके बाद जिस तरीके से सरकार अलग अलग मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी कर रही है, और पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो पाकिस्तान की पिछले 70-80 सालों में जिस तरह की रणनीति रही है कि वो गुरिल्ला वॉर लड़ता है, वो पीठ में आके छुरा भोंकता है और भाग जाता है, सिविलियंस को तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, उन निहत्थे सिविलियंस पर आर्म्स का प्रयोग करता है, हथियार का प्रयोग करता है। तो ऐसे मौके पर पाकिस्तानी आईएसआई जो एजेंसी है वो किसी भी तरह के गलत एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए अपने सिक्योरिटी स्टाफ को बहुत विजिलेंट, बहुत अलर्ट और हर कदम पर मुस्तैद रहने की सलाह बिहार के डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर ने दी है। इसीलिए इस बात से समझा जा सकता, कल मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल कराया जाएगा, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाएगा, और किस तरीके से अगर वॉर होती है तो कैसे हमें अपने आप को बचाना है, कब लाइट बंद करना है, कब तरह तरह की गतिविधियों से निपटना है, इन तमाम तरह की बातें कल भी सिखाई जाएंगी। और उससे पहले जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा प्रदान करने की है उनको कैसे अलर्ट रहना है, कैसे अपने ड्यूटी पे मुस्तैद रहना है, ये सारी बातें बताई गई। बिल्कुल, तो बिहार पुलिस तैयार है और तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आप लोगों के लिए। और मॉक ड्रिल एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर जंग होती है और भारत आक्रमण करता है, जैसे कि पाकिस्तान को लग रहा है लगातार, 26 लोगों की जिस तरीके से मौत हुई उसके बाद लगातार लोग गुस्से में हैं, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है मॉक ड्रिल में जो भी सहयोग पुलिस प्रशासन मांगे वो आप लोगों को देना चाहिए, आगे आना चाहिए, शामिल होना चाहिए इसमें। बाकी बिहार है और बिहार की राजनीति है, लगातार अपडेट्स आते रहते हैं बिहार से। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपडेट तो फिलहाल यही है कि मॉक ड्रिल कल होनी है, उसके लिए आप लोग तैयार रहें, सहयोग करें, हमारी अपील आपसे भी रहेगी। बाकी अपडेट कुछ आता है इसको लेकर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।